जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, जीव जनन कैसे करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। आप अगर 10वीं मैट्रिक क्लास की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे या बोर्ड का पेपर देने वाले होंगे तो आने वाली आपकी परीक्षाओं में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम अच्छे से इस टॉपिक को समझते हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भैया जनन है क्या। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जनन है क्या। जनन का मतलब होता है, जनन को साधारण शब्दों में हम लोग प्रजनन भी कहते हैं। और हम ये समझ लेते हैं कि जनन या प्रजनन है क्या, तो अपने ही समान नए संतानों की उत्पत्ति करना या नए जीव की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, जनन या प्रजनन कहलाता है। अब भैया हमें अपने ही समान संतान उत्पत्ति करने की प्रक्रिया की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखिए ऐसे सभी जीव जो पृथ्वी पे रहना चाहते हैं, अगर अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें जनन की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। जनन की प्रक्रिया के द्वारा ही वो अपने जैसे जीवों का निर्माण करते हैं और उसके द्वारा वो अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं। जनन की इंग्लिश होती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पाद करना, बनाना, और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि दोबारा निर्माण करना। यानी अगर हम अपने ही जैसे जीव का निर्माण कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो अब जनन का मतलब क्या होता है, समान संतान की उत्पत्ति करना, यानी अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करना। अब ये जो जनन की प्रक्रिया है ये डिपेंड करती है कि जीव कैसा है। अगर जीव बड़ा है तो उसमें जनन की प्रक्रिया क्या होगी, ज़्यादा लंबी होगी, और अगर जीव छोटा है तो उसमें जनन की प्रक्रिया क्या होगी, कम। जैसे कोरोना हो गया, कोरोना में देखिएगा तो इसका रेप्लिकेशन का दर बहुत ज़बरदस्त था। अभी जब कोरोना की वेव आई थी तो इसमें कोरोना का रेप्लिकेशन का दर इतना तेज था कि इसे धड़ाधड़ फटाफट से बनाते चले जाते थे। कोरोना वायरस से दूसरा कोरोना बनने के लिए एकदम फटाफट से रेप्लिकेशन होता चला जाता था। पर वहीं अगर हम देखेंगे हाथी वगैरह में, हाथी बड़े जीव है तो बड़े जीवों में क्या होता है, रेप्लिकेशन की दर बहुत कम होती है। यानी प्रजनन जनन की दर क्या होती है, बहुत लंबी होती है, मतलब बहुत बड़ी होती है। ठीक है। तो भैया जनन वैरी करता है कि जीव कैसा है। अगर बड़ा जीव है तो उसमें जनन की प्रक्रिया में ज़्यादा समय लगेगा, मतलब उसके जैसे जीव के निर्माण में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर छोटा जीव है, बड़े जीवों में उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं जैसे हाथी हो गया। ठीक है, हाथी। और छोटे जीवों में कम होता है, उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी सबसे प्यारा सा बैक्टीरिया, सबसे खतरनाक बैक्टीरिया कौन सा है, कोरोना। मच्छर वगैरह हो गए, चींटी वगैरह हो गया, इनमें रिप्रोडक्शन की दर क्या होती है, थोड़ा कम होती है। तो भैया देख लेते हैं अब हम लोग कि जनन कितने प्रकार के होते हैं या कैसा होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ना तो जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अलैंगिक, एक होता है लैंगिक। अलैंगिक का मतलब हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक का इंग्लिश होता है, क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक ऐसा जनन जिसमें ना मेल की ज़रूरत हो ना फीमेल की ज़रूरत हो, मतलब कोई भी हमको मेल ना चाहिए ना फीमेल चाहिए, तो उस प्रकार के जनन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक। उदाहरण के लिए देखेंगे जैसे कोरोना था, कोरोना में आप लोग सुने होंगे सिर्फ कोरोना आया था, ना कि कोरोनी आई थी। ऐसा नहीं था कि कोरोना और कोरोनी से और कोरोना बनते थे, सिर्फ कोरोना से ही उसके रेप्लिकेशन होता जाता था और नए बैक्टीरिया का निर्माण होता जाता था। तो इस प्रक्रिया में हमको मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है। पर लैंगिक से यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल का होना अनिवार्य है। अर्थात एक मेल होगा और एक फीमेल होगा तब जो रेप्लिकेशन या जो रिप्रोडक्शन की, अब उस तरीके के जनन को हम क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन बोलेंगे। ठीक है। अब ये लैंगिक जनन होता कहाँ है, तो इंसानों में होगा। जितने स्तनधारी जीव हैं जैसे मछली हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, इन सभी में क्या होंगे, लैंगिक जनन होगा। और साथ के साथ फूलों में, पेड़ पौधों में जो फसलें बोई जाती हैं धान गेहूं वगैरह की, इनमें भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। अब इनमें लैंगिक जनन कैसे होता है, तो देखिए जब मेल और फीमेल दो टाइप के फूल्स होंगे, उसमें क्या होगा, मेल का जो गैमेट होगा, जब फसलें ऐसे लहराती हैं तो लहराने से मेल का गैमेट उड़कर फीमेल के ऊपर जाता है, जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का काम होता है बहुत तेजी के साथ। ठीक है। और फूलों में कैसा होता है कि फूलों में क्या होता है, एक फूल होगा फीमेल, एक फूल होगा मेल।
तो मेल का जो गैमेट होगा, इस गैमेट को भंवरे आते हैं उस पर बैठेंगे और यहाँ से मेल का गैमेट ले जाके किसके ऊपर रख देंगे, फीमेल के ऊपर। और फीमेल के ऊपर रखेंगे तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। तो इस तरीके से वहाँ भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे अगर मेल फीमेल है तो लैंगिक, और मेल फीमेल नहीं है तो क्या है, अलैंगिक। सबसे पहले हम इसी को निपटा देते हैं कि अलैंगिक जनन कैसा होता है, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, फिर हम इस वाले के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अलैंगिक जनन का मतलब हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहला तरीका होता है इसका विखंडन यानी फिशन। अब ये कैसा हुआ, तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा जीव होगा, एक कोशिकीय जीव, जो क्या करेगा, अपने आप को या तो दो भागों में बांट लेगा या तो दो से अधिक भागों में बांट लेगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशन या विखंडन बोलते हैं। मतलब एक कोशिका का जो जीव होगा वो अपने आप को दो या इससे अधिक कोशिकाओं में क्या करेगा, विभाजित कर लेगा, बांट लेगा, खुद को ही बांट लेगा। ठीक है, अब ये बांटने की प्रक्रिया के आधार पे हम लोग इसको दो तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। किसको, इसी विखंडन को। विखंडन को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, पहला द्विखंडन और दूसरा होगा बहुखंडन। द्विखंडन का इंग्लिश होगा बाइनरी फिशन और बहुखंडन का क्या होगा, मल्टीपल फिशन। अगर एक कोशिकी कोई जीव अपने आप को बांट ले रहा है दो या दो से अधिक कोशिकाओं में, तो हम इस घटना को क्या बोलेंगे, विखंडन। अब भैया अगर दो कोशिकाओं में बांटा तो द्विखंडन, अब बहुत सारी कोशिकाओं में बांट लिया तो बहुखंडन, बहुत सारी बहुखंडन, और दो कोशिकाओं में बांटा तो द्विखंडन। अब द्विखंडन की प्रक्रिया अगर हम देखेंगे तो वो होती है अमीबा में, पैरामीशियम में। और अगर बहुखंडन की प्रक्रिया देखेंगे तो प्लाज्मोडियम हो गया, मच्छर हो गया, जीवाणु हो गए, कोरोना हो गए, ये सारे के सारे क्या करते हैं, अपने आप को बहुत सारे फटाफट से अपने आप को बांट लेते हैं, एकदम धड़ाधड़ अपने आप को बांटते चले जाते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुखंडन। अब देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि द्विखंडन की प्रक्रिया होती कैसे है। तो इधर वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूं, आप चाहिए तो अपना हिसाब से स्क्रीनशॉट इसे लेके रख लीजिएगा। इधर आपको कुछ इमेज दिख रही होंगी, उनमें देखिए तो सबसे पहले देखेंगे अमीबा किस हिसाब से बढ़ता है। मान लीजिए एक अमीबा है इधर। अब ये अमीबा होगा क्या, यहाँ पे इसका केंद्रक होता है, यानी इसको हम मदर सेल के नाम से भी जानते हैं, मदर सेल। मदर सेल से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये फीमेल है, ना तो ये मेल है और ना ही फीमेल है। अब ये होगा क्या कि जब ये इसे विखंडन की प्रक्रिया होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये खुद को दो हिस्सों में बांटेगा कैसे, एक केंद्रक तो इसका यहाँ है, फिर यहीं कहीं किनारे पे इसका क्या हो जाएगा, एक नया केंद्रक बनना निर्माण होगा, और नया केंद्रक बनते ही ये अपने आप को कितने हिस्सों में बांट लेगा, दो। और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, एक नया अमीबा बन जाएगा और इधर दूसरा अमीबा बन जाएगा। यहाँ पे आपको पूरी तरीके से प्रक्रिया में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से अमीबा बटा हुआ है। ठीक है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो ये सारे के सारे जीव क्या होते हैं, खुद को अपने आप से बांट लेते हैं। अगर दो हिस्सों में बांटे तो द्विखंडन, और बहुत सारी कोशिकाओं में बांट लिए तो बहुखंडन। ठीक है, अब हम लोग अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला होता है खंडन यानी फ्रिगमेंटेशन। ये क्या होता है भैया कि सरल संरचना के बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर खंडित हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। और खंडन के बाद जो टुकड़े होते हैं वो टुकड़े क्या करते हैं, अपने समान फिर से एक नया जीव उत्पन्न कर लेते हैं। अब ये प्रक्रिया होती किसके अंदर है, तो एक जीव होता है स्पाइरोगारा। वो समझ सकते हैं हम लोग कैसे, देखिए बहुकोशिकीय जीव, अभी तक हम जितना पढ़ रहे थे वो एक कोशिकाओं के लिए था, पर स्पाइरोगारा क्या होता है, बहुकोशिका। इसमें मान सकते हैं हम ऐसा, आपको यहाँ बगल में चित्र दिख रहा होगा स्पाइरोगारा का, कि मान लीजिए एक स्पाइरोगारा है। अब ये क्या होगा, इधर से डिवाइड हो जाएगा, इधर से डिवाइड होके एक नया स्पाइरोगारा बन जाएगा और एक इधर क्या हो जाएगा, नया बन जाएगा। इसी प्रकार से क्या होगा, मतलब सरल संरचना के जो बहुकोशिकीय जीव हैं वो अपने आप को खंडित कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद ये जो दो पॉइंट्स होंगे ना, ये फिर से बड़े हो जाएंगे और वृद्धि करके नया स्पाइरोगारा या नया जीव का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो प्रक्रिया हो गई खंडन की। खंडन के बाद अब अगली बारी आती है मुकुलन या बडिंग। क्या होता है, तो भैया मुकुलन या बडिंग, ये एक सबसे पहला इसका टॉपिक क्या होता है कि इसमें जीव के अंदर बगल में उसके उभार बनेगा, उभार या गांठ तरीके बनेगा, और गांठ बनने के बाद क्या होगा, वहां से वो टूट जाएगा। कब टूटेगा, जब पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा तो वो टूट कर नए जीव का निर्माण कर लेगा।
अब ये मुकुलन की प्रक्रिया हम देखने को पाते हैं हाइड्रा में। हाइड्रा एक जलीय जीव है जो कभी मरता नहीं है। ऐसे ही समझ लीजिए कि मान लीजिए कुछ ऐसा हाइड्रा टाइप का है, एक यहाँ पेड़ टाइप ऐसा हाइड्रा आपको बगल में दिख रहा होगा कि हाइड्रा कैसे है। मान लीजिए यहाँ पे ये हाइड्रा है, ठीक है। अब नए हाइड्रा का निर्माण कैसे होगा? नए हाइड्रा का निर्माण होने के लिए क्या होगा, यहाँ बगल में इसके ऐसे उभार टाइप बनेगा, दिख रहा होगा आपको, बगल में उभार ऐसे गांठ टाइप बनेगी और फिर यहाँ से वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी विकास करेगा। और विकास करने के बाद जब पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा तब यहाँ से वो टूट जाएगा और इस तरीके से एक नया हाइड्रा बन के तैयार हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बडिंग या मुकुलन। सबसे पहला हमने पढ़ा था विखंडन। विखंडन में क्या होगा कि जीव अपने आप को या तो दो भागों में बांटेगा या दो से अधिक भागों में बांट लेगा। अब दो भागों में बांट लिया तो उसको हम द्विखंडन, और एक से अधिक कोशिकाओं में बांट लिया मतलब बहुत सारी में बांट लिया तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुखंडन। द्विखंडन की प्रक्रिया हमने देखा था अमीबा में, पैरामीशियम में। फिर इसके बाद हमने क्या देखा अगला? बहुखंडन। तो बहुखंडन की प्रक्रिया यानी फटाफट से बना लेना अपने ही तरीके कई सारे जीवों का निर्माण कर देना अपने ही जैसे दिखने वाले, मतलब खुद का फोटोकॉपी बहुत स्पीड से मार देना, क्या कहलाता है? बहुखंडन। अब बहुखंडन में कौन कौन से जीव थे? तो बहुखंडन के अंदर हमने देखा था जीवों के बारे में, उसमें था हमारा कोरोना हो गया, जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गया, प्लाज्मोडियम था, मलेरिया के जीवाणु हो गए। तो इस प्रकार के जितने भी छोटे मोटे बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? बहुत तेजी के साथ रेप्लिकेशन करते थे। फिर अब अगला हम देखेंगे खंडन। हमने देखा फ्रेगमेंटेशन। खंडन में क्या हुआ कि सरल संरचना के बहुकोशिकीय जीव, जो बहुकोशिकीय जीव होंगे वो क्या करेंगे? खुद को अपने आप से तोड़ लेंगे बीच से, और जब पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा जीव तो वो क्या बन जाएंगे? दो अलग अलग जीव बन जाएंगे वहां से। फिर उसके बाद अगली बारी आती है मुकुलन की, यानी बडिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जीव के बगल में ऐसे उभार बनेगा, गांठ टाइप बनेगी, फिर वहां से वो तब टूट के अलग हो जाएगा जब वो हिस्सा उसका पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। तो वो गांठ वाले हिस्से से क्या होगा? टूट के अलग हो जाएगा और नया हाइड्रा का निर्माण कर देगा। हाइड्रा एक जलीय जीव है जो क्या है? अजर अमर है, मरता नहीं है ससुरा, एकदम जिंदगी भर जिंदा रहता है, ठीक है, एकदम अजर अमर होके आया है ऊपर से, मरता नहीं है। अब एक अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक जनन। कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है एग्जाम वगैरह में। तो कायिक प्रवर्धन को हम लोग बोलते हैं वेजिटेशन। अब इसमें क्या होता है? तो जीव अपनी काया से जन्म देते हैं। अपनी काया से जन्म देने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जीव है अपनी काया, अपने शरीर से ही एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं। अब हम लोग तो नहीं कर सकते कि अपना हाथ इसे काट के रखे और इससे एक नया हमारे जैसा फोटोकॉपी होकर आदमी बन जाएगा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। गाय भैंस में भी ऐसा नहीं है कि उसकी हम पूंछ काट के रख दिए और पता चला कल को भैंस बन के तैयार हो जाए, ऐसा होना संभव थोड़ी है। तो देखिए बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो अपनी काया से जन्म देते हैं। अब काया से जन्म देने का मतलब क्या हुआ? उनमें से आलू है, गन्ना है, ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट आपको यहाँ दिख रहा होगा। पहले हम आलू के बारे में समझते हैं। देखिए जैसे आलू है, अब इस पे यहाँ पे आलू की बुआई के टाइम पे आप देखे होंगे यहाँ इसे आँख आँख टाइप की बनी होती है, ठीक है, आँख आँख टाइप। तो उसको हम क्या करते हैं? इसे काट देते हैं, अच्छे से उसको काट लेते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से क्या हो जाए? सब यूज में आ जाए। और हम इसकी बुआई कर देते हैं तो ये क्या करता है? एक नए नए आलूओं का निर्माण कर लेता है। तो अपनी काया अपने शरीर के कहीं के हिस्से में क्या करता है? वो नए प्रकार के जीव का निर्माण कर लेता है। इसी तरीके से यहाँ आपको ड्रैगन फ्रूट दिख रहा होगा। अब इस ड्रैगन फ्रूट में क्या होता है कि इसकी ये जो पत्तियाँ हैं, इन पत्तियों को अगर हम काट के अलग कर देंगे और तो इन पत्तियों से नया ड्रैगन फ्रूट आराम से बनाया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे गुलाब होता है, गुलाब की कली को हम क्या करते हैं? काट के अगर हम लगा देते हैं तो नए पेड़ का निर्माण हो जाता है। वो बोलते हैं काया से ही हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। यानी जड़, तना, फूल, पत्ती आदि से अगर अपने समान जीव उत्पन्न कर दे रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? कायिक प्रवर्धन। तो उम्मीद है इतना टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अलैंगिक जनन क्या होते हैं, जनन क्या होता है और जनन के प्रकार का क्लासिफिकेशन हमने वहाँ किया था। फिर हमने वहाँ देखा था कि जनन में अलैंगिक जनन क्या होते हैं, और अलैंगिक जनन में हमने देखा था हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, स्पाइरोगारा हो गया, जीवाणुओं में कैसे होता है, कोरोना में कैसे होता है, तो इन सभी में रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये लोग जनन कैसे करते हैं, या इनमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, वो हमने
इसके पिछले वीडियो में देखा था, लोग पढ़ेंगे कि जनन में लैंगिक जनन क्या है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और यह कैसे होता है। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मादा जनन अंग के बारे में, फिर नर जनन अंग के बारे में यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो बेसिकली लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल और एक फीमेल का होना जरूरी है, अर्थात एक नर और एक मादा का होना जरूरी है। उन दोनों के मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन या जनन। ठीक है, ऐसे जीव जो लैंगिक जनन करते हैं उनमें एक खास सर्टेन पीरियड निश्चित होता है, एक खास समयावधि के बाद ही वो इस प्रकार का जनन प्रक्रिया करने के लिए क्या हो पाते हैं? सक्षम हो पाते हैं। अब वो सर्टेन एज का हमको पता कैसे चलेगा? अब ऐसा है नहीं कि 5 साल का छोटा बच्चा और 5 साल की छोटी बच्ची आपस में रिप्रोडक्शन करके एम्ब्राय या भ्रूण का निर्माण कर सकें, तो ऐसा तो संभव नहीं होगा। तो इसलिए हम चेक करेंगे, मतलब हम लोग देखते हैं, देखने से पता चलता है कि कौन सा बच्चा या फिर कौन सा जीव इस प्रकार की स्थिति में क्या है? पहुंचा है। तो ऐसी स्थिति जिस समय वह इस क्रियाओं को करने में सक्षम हो पाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टिक स्टेज। प्यूबर्टिक स्टेज, और यह एक खास उम्र के बाद ही आती है। प्यूबर्टिक स्टेज यानी हिंदी में हम लोग से बोलते हैं यवनारंभ, और यह एक खास समय के बाद ही आता है। जैसे फीमेल में यह उम्र होती है बेसिकली 12 वर्ष से प्रारंभ होती है और 50 वर्ष तक चलती है, और मेल में क्या होता है? मेल में यह 14 साल से स्टार्ट होगा और 14 साल से स्टार्ट होके अनंत समय तक चलेगा, यानी जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक ऐसा काम कर सकता है। इसको हम लिख देते हैं कि जो फीमेल होगी, फीमेल में यह एज टाइम पीरियड कितना होता है? 13 से जो है 50 साल के बीच तक होता है। ठीक है, और जबकि मेल में क्या होता है ये? तो भैया मेल में होता है 14 से अनिश्चित काल तक, मतलब जब तक वह जिंदा रह सकता है तब तक भी कर सकते हैं। वो वेरी करता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ये कैपेसिटी। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि प्यूबर्टिक स्टेज क्या होती है। प्यूबर्टिक स्टेज का मतलब होता है यवनारंभ, जो कि यहाँ पे हमने देखा। अब इसकी पहचान कैसे होगी, कैसे पता चलेगा? देखकर, या फिर कैसी इसकी पहचान होगी कि जो जीव है वह इस प्रक्रिया को करने के लिए क्या हो पाया है? एलिजिबल हो पाया है या नहीं हो पाया है। तो इसके लिए अगर हम ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है? एक तो पहली बात, तो अगर मेल और फीमेल में हमको डिफरेंस निकालना है तो हम इसे प्राइमरी देख के कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं उनके बीच में अगर हम देखेंगे तो दूसरा जो अंतर निकालने का तरीका क्या होगा उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जिनके जरिए हम एक मेल और फीमेल में क्या निकाल सकते हैं? डिफरेंस कर सकते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्वितीय गौण लक्षण। फिलहाल इंग्लिश में ही हम समझते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अभी होंगे कैसे? तो मेल और फीमेल के बीच में अगर हमको डिफरेंस करना है तो एक तो बेसिकली हम देख के ही कर पाएंगे, वेशभूषा, पहनावा, शारीरिक बनावट के हिसाब से हम लोग देख के आराम से मेल और फीमेल में डिफरेंस कर पाएंगे। अब दूसरा तरीका क्या होगा? तो जो मेल यानी 14 साल के बाद प्रारंभ होगा, तो मेल के अंदर क्या होगा? दाढ़ी मूछों का आना प्रारंभ हो जाएगा और उसके शरीर पर, चेस्ट वगैरह पे क्या हो जाएंगे? बाल वगैरह निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और आवाज़ भारी हो जाएगी। गले के पास अगर आप यहाँ देखेंगे तो हड्डियों में उभार दिखाई देगा। ये सब लक्षण किसके होते हैं? प्यूबर्टिक स्टेज के। प्यूबर्टिक स्टेज यानी जो अवस्था है प्यूबर्टीज की, उसी के ये लक्षण होते हैं। ठीक है, अगर फीमेल में बात करें तो फीमेल में क्या हो सकता है कि उनकी आवाज़ क्या हो जाएगी? पतली, स्तनों में उभार देखने को मिलेगा, पीरियड्स यानी मासिक धर्म चक्र आने लग स्टार्ट हो जाएंगे, फिर जैसे हम लोग मेंसुरेशन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ हमें बेसिक डिफरेंस होते हैं जिससे हम पता चल पाता है कि ये मेल है और ये क्या है? फीमेल। और इन प्रकार के ये जो डिफरेंसेस हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी द्वितीय गौण लक्षण के बारे में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जननांगों के बारे में कि जननांग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जननांग किसे कहते हैं? जननांग का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी जनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो अंग होंगे वो क्या कहलाएंगे? जननांग। ऐसे अंग जिनके द्वारा जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? जननांग। अब अगर बात करें मेल में, तो मेल का जो जननांग है
यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो शरीर के बाहर होता है, और जबकि फीमेल में क्या होता है, वह शरीर के अंदर होता है। ठीक है, मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, मेन टेस्टिस होता है जिसे हिंदी में हम लोग वृषण बोलते हैं। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में ओवरी, ओवम वगैरह होते हैं। हम लोग इनको डिटेल से समझ लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, यानी मादा जननांग के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मादा जननांग का आपका चित्र भी पूछेगा, आपको यहाँ बगल में दिख रहा होगा। फिल्म में समझाने के लिए यहाँ पे बना देता हूँ कि कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले पेट के बगल में क्या होता है, यहाँ पे यूटेरस। यहाँ पेट के पास क्या होता है, यूटेरस, जिसमें बच्चा रहता है। कोई बच्चा पेट में नहीं रहता, वो रहता कहाँ है, यूटेरस यानी गर्भाशय में। अरे पेट में रहेगा तो उसको एकदम बढ़िया तरीके से पाचन हो जाएगा, एकदम अच्छे से, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पेट से बगल में ही क्या होता है, यूटेरस यानी गर्भाशय, जहाँ पे बच्चा क्या करता है, विकास करता है। तो ये है यूटेरस। ये क्या है, यूटेरस। यूटेरस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। ये है गर्भाशय। अब यूटेरस से लगा हुआ यहीं पे क्या होता है, फॉलोपियन ट्यूब। और फॉलोपियन ट्यूब के बाद यहाँ पे होता है हमारा ये कुछ इस तरीके का चित्र आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बगल में आपको दिख ही रहा होगा। इसे हम लोग बोलते हैं ओवरी। ओवरी, ओवरी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय। और इस ऊपरी नलिकाकार भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो नलिकाकार भाग हमारा ऊपर है, इसे क्या बोलेंगे, तो इस नलिकाकार भाग को हम लोग बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब को हम एफटी लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा इतना कि ये क्या होती है, फॉलोपियन ट्यूब। अंदर में क्या है, गर्भाशय। ये भी क्या होगा, ओवरी। ठीक है, क्योंकि फीमेल में कितने ओवरी होते हैं, 2, एक अंडाशय और इधर भी क्या होगा, दूसरा अंडाशय। ठीक, अंडाशय का काम क्या होता है, अंडे का निर्माण करना, यानी ओवरी का काम होता है ओवम का निर्माण करना। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ नीचे एक पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं इसे, सर्विक्स। ये हमारा क्या होता है, सर्विक्स। सर्विक्स का काम होता है वेजाइना को यूटेरस से जोड़ने का काम। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, वेजाइना। इधर कितने ओवरी हो गए, 2 ओवरी होते हैं। और ये नलिकाकार भाग क्या कहलाता है, फॉलोपियन ट्यूब। और ये क्या होता है, यूटेरस यानी गर्भाशय। और यहाँ पे क्या होता है, सर्विक्स। और इधर क्या होती है, योनि यानी वेजाइना। अब हम एक एक करके इनको अच्छे से समझते चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडाशय यानी ओवरी की। तो इसका प्रमुख काम क्या होता है, इसका प्रमुख काम क्या होता है, ओवम का निर्माण करना। इसका काम होता है ओवम का निर्माण करना। ओवम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंडा या अंडाणु का निर्माण करना। ठीक है, ओवरी का काम क्या होता है, अंडे का या फिर अंडाणु का निर्माण करना। और अगर आपको याद होगा तो ये मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन्स की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, ओवम की। किसकी होती है, ओवम की। और ओवम की जो बाहरी परत होती है उसको हम लोग बाहरी परत को नाम देते हैं कोरोना रेडियोटा। इसकी बाहरी परत क्या कहलाती है, ओवम की जो बाहरी परत होती है उसे हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडियोटा। कोरोना रेडियोटा। कोरोना रेडियोटा। तो ओवरी क्या करती है, ओवरी ओवम का निर्माण करती है। ओवम के बारे में अगर हम देखेंगे तो ओवम शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। इसका आकार बड़ा होता है, यह सबसे बड़ी कोशिका है शरीर की। और इसकी बाहरी परत जो होती है वो क्या होती है, कोरोना रेडियोटा। अगर हम बात करें पक्षियों में तो पक्षियों में सिर्फ एक ही ओवरी पाई जाती है। पक्षियों में एक ओवरी पाई जाती है। अब क्यों एक ओवरी पाई जाती है, ताकि वो क्या हो सके, हल्के रह सके और आसानी के साथ उड़ सके। आसानी के साथ उड़ सके इसीलिए पक्षियों में जो हड्डी पाई जाती है वो भी क्या होती है, खोखली होती है। और कुछ पक्षियों में ना यहाँ बगल में अलग से एक ग्रंथि पाई जाती है जिसमें वो लोग यहाँ से ऑक्सीजन लेके ऊंचाई पर चले जाते हैं और फिर उसी ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब अगला आता है हमारा फॉलोपियन ट्यूब। इसे हम लोग फॉलोपियन ट्यूब
इसका काम क्या होता है, तो इसका बेसिक सा काम होता है यूटेरस को जोड़ के रखना, किसके साथ, ओवरी के साथ। तो यूटेरस को ओवरी के साथ जोड़ने का काम कौन करती है, फॉलोपियन ट्यूब। और फॉलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग आगे समझ लेंगे। फिर अगला नंबर पे आता है हमारा यूटेरस यानी गर्भाशय। गर्भाशय में क्या होता है कि यहीं पर भ्रूण का निर्माण होता है, जो बच्चा डेवलप होता है, विकसित होता है, वो कहाँ होता है, यूटेरस में। यूटेरस में ही बच्चा के क्या होता है, विकास होता है। और यहीं यूटेरस के पास ही क्या होता है, स्पर्म रिसीव होता है। क्या होता है, स्पर्म रिसीव। और स्पर्म यानी शुक्राणु, मेल के जो शुक्राणु होंगे, शुक्राणु, स्पर्म यानी शुक्राणु, शुक्राणु यही सर्विक्स के पास रिसीव होगा। फिर उसके बाद सर्विक्स के पास रिसीव होने के बाद यूटेरस के रास्ते दोनों दिशाओं में कहाँ चला जाएगा, ओवरी में चला जाएगा। तो ये काम तो होता है यूटेरस का। अब आता है सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, तो सर्विक्स एक अंग है, ये बाहरी अंग है। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो क्या है, आंतरिक, ये बाह्य अंग में काउंट कर लिया जाएगा। सर्विक्स का मुख्य काम क्या होता है, तो सर्विक्स का मुख्य काम होता है वेजाइना को यूटेरस के साथ जोड़ना, वेजाइना को यूटेरस के साथ जोड़ना। और आजकल महिलाओं में एक गर्भाशय से संबंधित कैंसर की समस्याएं बहुत ज़्यादा तरीके से एक आम बात हो गई हैं। मतलब यूटेरस कैंसर इतना ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है अपने भारत में। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो सर्विक्स से। इसे हम लोग सर्वाइकल कैंसर के नाम से भी जानते हैं। और सर्विक्स का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है वेजाइना को यूटेरस के साथ जोड़कर रखना। अब अगर बात करेंगे कि मादा में मुख्य जनन अंग कौन कौन से हैं, तो ये तीनों मुख्य जनन अंग होते हैं, ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब और यूटेरस। अगर यूटेरस ही नहीं होगा तो बच्चे का विकास नहीं होगा, स्पर्म को रिसीव कौन करेगा, कौन ले जाके ओवरी को देगा। तो इसलिए यूटेरस का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, फॉलोपियन ट्यूब, यहाँ पतली सी नलिकाकार भाग होती है, आपको यहाँ किनारे तरफ दिख रही होगी पतली सी नलिकाकार भाग। उस नलिकाकार भाग में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो फॉलोपियन ट्यूब होती है यह करती क्या है, यहाँ से जो शुक्राणु आते हैं उनको ले जाके और ओभम के साथ अटैच करवाती है। जो ओभम बनता है हमारे पास ओवरी में, उसके साथ क्या करती है, उसे मिला के निषेचन की प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न करवाती है। अगर हम इस फॉलोपियन ट्यूब को ही बंद कर देंगे तब भी जनन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। फिर जो तीसरा मुख्य अंग होगा वो हमारा क्या होगा, ओवरी। अगर ओवरी अंडा ही नहीं बनाएगा तो फिर जनन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो मादा में कितने मुख्य जनन होंगे, 3, ओवरी, ओभम और फॉलोपियन ट्यूब। ओवरी का मतलब अंडाशय, फॉलोपियन ट्यूब और अगला हमारा हो जाएगा यूटेरस यानी गर्भाशय। और सर्विक्स और वेजाइना, सर्विक्स और वेजाइना ये जो है मुख्य जनन अंगों में काउंट नहीं होते। तो हमने देखा कि ओवरी का काम होता है ओभम का निर्माण करना, ओभम यानी अंडाणु का निर्माण करना। अंडाणु क्या है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और इसकी बाहरी परत क्या कहलाती है, कोरोना रेडियोटा। मनुष्यों में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, हेन तेन में कितने ओवरी का होते हैं, 2 ओवरी। और पक्षियों में कितने ओवरी पाए जाते हैं, 1। उसका कारण यह है ताकि वो हल्के रह सके और आसानी के साथ उड़ सके, इसलिए उनकी हड्डियां भी क्या पाई जाती हैं, खोखली। और यहाँ एक पतला जो नलिकाकार भाग आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब के बाद यहाँ बीच वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेरस यानी गर्भाशय, जहाँ पे स्पर्म रिसीव होता है। और यहीं पर रिसीव होने के बाद जो पूंछ वाले स्पर्म यानी शुक्राणु होते हैं, स्पर्म में भी 2 टाइप के स्पर्म होते हैं शुक्राणु, उसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो स्पर्म जब रिसीव होता है, उस स्पर्म में 2 तरीके के स्पर्म होते हैं, 50% तो पूंछ वाले और 50% बिना पूंछ वाले। जो पूंछ वाले होते हैं वही काम के होते हैं, क्योंकि वो पूंछ वाले ही गति करते हैं और गति करके यूटेरस के रास्ते दोनों दिशाओं में जाते हैं। जैसे यहाँ स्पर्म जो रिसीव होगा वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। और जो ओवरी है वो एक साथ काम नहीं करती है, मतलब दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करती। अगर एक ओवरी ओभम बना रही है तो दूसरी वाली ओवरी कुछ भी नहीं करेगी, ये वेट करती रहेगी जब इसका टाइम पीरियड खत्म होगा तो फिर ये ओवम बनाना स्टार्ट करेगी। तो एक चीज याद रख लेना है हमको कि जो ओवरी है, दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करती हैं, दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करती, एक साथ काम नहीं करती, ठीक है। दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करती हैं। अब थोड़ा हम इन सभी को मिटा देते हैं ताकि हम आपको डिटेल से समझा सकें कि ये कैसे होता है, इसके अंदर अंडे कैसे बनते हैं, कैसे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हम एक काम करते हैं, ये सभी को मिटा देते हैं। वेजाइना, योनि, ये सब तो आप समझ ही गए होंगे एकदम अच्छे से। देखिए,
ओवरी क्या करती है, ओवरी ओवम का निर्माण करती है। ओवम का मतलब ऐसे अंडों का निर्माण करती है ओवरी। और ये अंडे क्या होते हैं, जब मेच्योर हो जाते हैं तो मेच्योर होने के बाद ये अंडे कहाँ आ जाते हैं, फॉलोपियन ट्यूब के पास। ठीक है। अब इनका जो जीवन काल होता है, मतलब इन्हें बनने में कितना समय लगता है, तो इन्हें बनने में 1 सप्ताह का समय लगता है। जो ओवरी ओवम का निर्माण करती है उसे बनने में कितने सप्ताह का समय लगता है, 1 सप्ताह का समय लगता है। और ये जो अंडे होते हैं ये अपरिपक्व यानी इमैच्योर होते हैं, इमैच्योर होते हैं। ठीक है। अब ये जो अंडे होते हैं ये इमैच्योर होते हैं। जैसे जैसे ये अंडे मैच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ से निकल के कहाँ जाते हैं, ये फॉलोपियन ट्यूब के पास। और यहाँ फॉलोपियन ट्यूब के पास इनका जीवन काल मात्र 2 दिनों का होता है। फिर उसके बाद अपने आप ये क्या हो जाते हैं, डेड। अब जैसे जैसे अंडे मैच्योर होते रहेंगे वैसे वैसे कहाँ जाते रहेंगे, फॉलोपियन ट्यूब के पास जाते रहेंगे। और सभी अंडे धीरे धीरे करके 2 दिन बाद अपने आप क्या होते रहेंगे, मरते जाएंगे और मरते जाएंगे यहाँ पे। तो जो ये मैच्योर होते हैं इनको मैच्योर होने में समय लगता है 2रा और 3रा सप्ताह जो होता है। यहाँ पे जो अंडे होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से मैच्योर होते हैं। और जो 4था सप्ताह होता है वहां के अंडे लगभग डेड होते हैं। क्या होते हैं, लगभग डेड, लगभग डेड यानी लगभग मरे हुए होते हैं। तो पूरी प्रक्रिया हम लोग समझते हैं। ओवरी ओवम का निर्माण करती है, मतलब जो अंडाशय है वो अंडों का निर्माण करती है। और ये अंडे पहले सप्ताह क्या होते हैं, इमैच्योर, यानी शुरुआत के 7-8 दिनों तक ये क्या होते हैं, इमैच्योर। उसके बाद जैसे ही मैच्योर होते हैं ये किसके पास आते हैं, फॉलोपियन ट्यूब के पास। तो यानी 2रे और 3रे सप्ताह तक यहाँ रहते हैं। और एक अंडे का जीवन काल कितने दिनों का होता है, 2 दिन। 2 दिन बाद अगर स्पर्म या शुक्राणु इधर नहीं आया है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। डेड होने के बाद जैसे जैसे अंडे इधर से परिपक्व होते रहेंगे, मैच्योर होते रहेंगे, वैसे वैसे अंडे किसके पास आते रहेंगे, फॉलोपियन ट्यूब के पास आते रहेंगे। और हर एक अंडा 2 दिनों बाद अपने आप क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अब मान लीजिए जब ये अंडे मैच्योर होके यहाँ पर आएंगे और उसी समय इसमें क्या आता है, शुक्राणु आता है, स्पर्म। क्या आता है, स्पर्म। तो स्पर्म आएगा, आधा स्पर्म तो इधर चला जाएगा और आधा कहाँ चला जाएगा, इधर। इधर अगर स्पर्म फॉलोपियन ट्यूब के पास जाके और इस अंडे के साथ मिल जाता है, जो मेल का स्पर्म है वो इस अंडे के साथ मिल जाता है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन। ऐसी स्थिति में गर्भधारण होने की संभावनाएं, गर्भधारण करने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है। निषेचन किसे कहते हैं हम लोग, तो शुक्राणु का, मेल के स्पर्म का फीमेल के ओवम के साथ मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन। निषेचन, निषेचन को हम लोग क्या बोलते हैं कि स्पर्म का ओवम के साथ मिल जाना, ओवम के साथ मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन। अभी दोनों अगर मिल जाएंगे तो निषेचन कहलाएगा। जो अंडे मैच्योर होंगे वही अंडे इस निषेचन की प्रक्रिया को करने में क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। मान लीजिए पहले ही सप्ताह में यहाँ पे कोई शुक्राणु आता है, तो पहले सप्ताह जब यहाँ शुक्राणु आएगा तो अंडवा क्या है, इमैच्योर है। तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, इसको मैच्योर एग चाहिए। अब मैच्योर एग नहीं मिलेगा, इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इधर ओवम बना ही नहीं है, दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करती है, एक ही एक साथ काम करती है। तो जो मैच्योर एग होगा वो मैच्योर एग मिल नहीं पाएगा, तो इस कंडीशन में निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। फिर 2रे और 3रे सप्ताह, 2रे और 3रे सप्ताह क्या होता है, ये मैच्योर। तो उस स्थिति में अगर यहाँ स्पर्म आता है तो वहां निषेचन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बहुत आराम के साथ हो जाएगी। और 4थे सप्ताह में ये अंडे क्या होते हैं, लगभग डेड होते हैं, यानी 90% के आसपास ये अंडे क्या हो चुके होते हैं, डेड। और डेड होने के बाद ये मेंसुरेशन साइकिल या पीरियड, वही इसे पीरियड कह सकते हैं, मासिक धर्म चक्र या मेंसुरेशन साइकिल के जरिए कहाँ होते हैं, बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं। जैसे ही मेंसुरेशन साइकिल खत्म होगा तो उसके पहले सप्ताह वाला जो अंडा होगा अब इधर वाली ओवरी में ना बन के कहाँ बनना स्टार्ट होगा, इधर की ओवरी में। और इधर ओवरी में क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, ओवम। जैसे जैसे अब शुरुआत के 1 सप्ताह में ये ओवम क्या रहेगा, इमैच्योर। इमैच्योर के बाद जैसे ही मैच्योर होगा ये कहाँ आएगा, फॉलोपियन ट्यूब के पास। और फॉलोपियन ट्यूब के पास आएगा, फॉलोपियन ट्यूब के पास अगर स्पर्म आ गया
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुक्राणु और अंडाणु यानी स्पर्म और ओवम मिलके क्या कर देंगे, निषेचन की प्रक्रिया को यहाँ पर संपन्न कर पाएंगे। अगर यहाँ स्पर्म नहीं आता है तो ये 2 दिन बाद अपने आप क्या हो जाएगा, डेड। और डेड होने के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जरिए शरीर से कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकलता चला जाएगा। तो ये इसी तरीके से इसकी पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। यानी पहले सप्ताह इमेच्योर, जो पहले सप्ताह का अंडा होगा वो क्या होता है, इमेच्योर होता है। जो दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह का अंडा होता है वो क्या होता है, मेच्योर होता है, हाईली मेच्योर होता है या हाईली प्रेडिक्टेबल होता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया या निषेचन की क्रिया करने के लिए। और जो चौथे सप्ताह का अंडा होता है वो क्या होता है, तो वो लगभग डेड हो चुका होता है। तो इस तरीके से अगर पहले सप्ताह में कोई शुक्राणु आता है पहले सप्ताह में, तो उसको उसके हिसाब से जो जरूरत होगी ओवम की वो उसे मिल नहीं पाएगा क्योंकि वो इमेच्योर रहेगा। तो उस समय यानी पीरियड के जस्ट पहले सप्ताह में निषेचन की संभावना क्या रहती है, कम। दूसरे सप्ताह में सबसे अधिक रहेगी। तीसरे सप्ताह में तो वो अंडवा मरने की तैयारी कर रहा होता है कि हम चौथे सप्ताह में क्या होंगे, मर जाएंगे। तो तीसरे सप्ताह और दूसरे सप्ताह में तो हाई प्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन इनमें से भी अगर देखें तो जो निषेचन की सबसे ज्यादा संभावना होती है वो कहाँ होती है, दूसरे सप्ताह में। दूसरे और तीसरे दोनों में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होगी, दूसरे में, फिर उसके बाद तीसरे में, और तीसरे के बाद चौथे सप्ताह में निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी क्योंकि वहां लगभग अंडे क्या हो चुके होते हैं, डेड। अब किसी एक केस में अगर हो जाए तो फिर वो अपवाद रहेगा, अदरवाइज यहां देखेंगे तो लगभग चौथे सप्ताह का जो अंडा होगा वो क्या होगा, डेड। और जब ये डेड अंडे होंगे तो अगला जो सप्ताह होगा फिर वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होगा, मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जरिए फिर वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। या पीरियड या मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसीलिए वेरी भी करता है पर्सन टू पर्सन। 4 दिन से स्टार्ट होके लगभग 1 हफ्ते के आसपास तक रहता है, 4 से 6 दिन 7 दिन तक रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। तो इतने में ही क्या होते हैं, इधर से पूरे के पूरे अंडे कहाँ निकल जाएंगे, शरीर के बाहर निकल जाते हैं। देखिए अब कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी फीमेल का ये जो फॉलोपियन ट्यूब है, ये फॉलोपियन ट्यूब हुआ क्या हो, बहुत पतला हो। अगर ये बहुत ज़्यादा पतला है तब उस कंडीशन में क्या होगा, जो स्पर्म या शुक्राणु यहाँ आएगा वो स्पर्म या शुक्राणु इस अंडे से मिल नहीं पाएगा, तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। अब उस कंडीशन में होता क्या है, अब यहाँ 2 ही केसेस बनते हैं निषेचन ना हो पाने की, या तो फॉलोपियन ट्यूब क्या हो, बहुत पतला हो, या तो यहाँ आने वाले जो सर्विक्स के पास जो यहाँ रिसीव होता है और फिर यूटेरस जो सप्लाई करता है, यहाँ आने वाले स्पर्म की मात्रा क्या होगी, बहुत कम होगी। तब भी क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। मिनिमम स्पर्म की मात्रा 7 से 8 ml रहनी चाहिए। उसमें भी क्या होता है, आधे तो कोनो काम का नहीं रह जाता है, क्योंकि अगर 7-8 ml है तो वहां पर भी क्या होगा, आधा तो बिना पूंछ वाला होगा, आधा पूंछ वाला होगा। और जो पूंछ वाला स्पर्म की मात्रा कुछ ऐसे होती है, तो ये जो पूंछ वाले स्पर्म होते हैं यही क्या होते हैं, गति करते हैं, और इनमें से भी आधा इधर और आधा इधर, यानी 100% अगर है तो उनमें 50% तो पहले ही डेड है, और 50 में भी 25% इधर जाएगा और 25% इधर जाएगा। तो अगर यहाँ आने वाले स्पर्म की मात्रा कम है तब भी निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो इस कंडीशन में डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कृत्रिम निषेचन करवाते हैं। कृत्रिम निषेचन का मतलब हो गया कि टेस्ट ट्यूब बेबी, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, या आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऐसा कैसे होता है कि जब निषेचन की प्रक्रिया क्या हो, शरीर के अंदर ना हो के किसी टेस्ट ट्यूब में करवाई जाए, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब प्रक्रम या आईवीएफ बोलते हैं। और उससे जन्म लेने वाले बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, फॉलोपियन ट्यूब के पास इंजेक्शन के माध्यम से जो परिपक्व अंडे होते हैं, जो मैच्योर एग होते हैं, उनको निकाल लिया जाता है इंजेक्शन से। यहाँ जो अंडवा होगा उस अंडे को क्या होगा, डॉक्टर क्या करेंगे, ऐसे इंजेक्शन के माध्यम से फॉलोपियन ट्यूब के पास से क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब बाहर निकालेंगे तो ये वाला थोड़ी निकालेंगे कि ये वाला इमेच्योर एग है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो इसका कोई काम ही नहीं है। और ये चौथे सप्ताह वाला निकालने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, लगभग डेड है। तो निकालेंगे तो दूसरे और तीसरे वीक से, और दूसरे और तीसरे वीक में भी कौन सा वाला निकालेंगे, तो दूसरे सप्ताह वाला, क्योंकि ये क्या होता है, हाई प्रेडिक्टेबल होता है,
फर्टिलाइजेशन की क्रिया करने के लिए। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से फॉलोपियन ट्यूब से क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद उनका अपना पूरा सिस्टम सेटअप होता है। तो वहाँ क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में उस अंडे को ले जाके रख देंगे और वहाँ से जो मेल होगा उसका स्पर्म लाके उसमें क्या करेंगे, मिला के उसे बाहर रखेंगे। मतलब 1-2 दिन बाहर रखेंगे और जैसे ही स्पर्म और ओवम मिलेगा तो वो सबसे पहले क्या बनाता है, जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बनेगा तो उस जाइगोट को वो अपने इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, जो भी उनका मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो वेजाइना के रास्ते लाके कहाँ रख देते हैं, यूटेरस में। क्योंकि निषेचन की क्रिया तो हम बाहर करवा सकते हैं, पर बच्चा जो वृद्धि करेगा वो करेगा तो यही ना, यूटेरस में, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में तो वो वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। जो ला के यहाँ पे रखेंगे तो फिर वो वृद्धि करके वही बच्चा हो जाएगा धीरे धीरे बड़ा, और बड़ा होने के बाद जब बाहर आएगा वापस तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF। ठीक है, अगर बात करें हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी की, सबसे पहला बेबी 25 जुलाई सन 1978 ईस्वी को ब्रिटेन में आई थी, जिसका नाम था लुई ब्राउन। भारत में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में आई थी, जिसका नाम इंदिरा था। तो ये तो रहा टेस्ट ट्यूब बेबी वाला प्रक्रम। इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, अब टेस्ट ट्यूब बेबी से रिलेटेड एक होता है सरोगेट मदर। अभी सरोगेट मदर क्या होती है, सरोगेट मदर, स्टेप मदर तो सुने होंगे, अभी सरोगेट मदर क्या है, सरोगेट मदर। सरोगेट मदर का मतलब होता है कि एक ऐसी लड़की या एक ऐसी फीमेल जो करती क्या है, एक ऐसी फीमेल जो इसी टेस्ट ट्यूब मेथड से अपने यूटेरस के अंदर क्या करती है, बच्चे को इंजेक्ट करवा के उसका विकास करके फिर उसे जन्म देने के बाद क्या होती है, वो साइड में हट जाती है। तो जब कोई महिला किसी दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में IVF तकनीकी के द्वारा पालती है तो हम क्या बोलते हैं, उसे सरोगेट मदर बोलते हैं। IVF तकनीकी आप समझ गए होंगे कि फॉलोपियन ट्यूब से क्या होता है। फॉलोपियन ट्यूब से हम लोग इंजेक्शन के जरिए डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ से जो है ओवम को निकाल लेते हैं बाहर। और कौन से ओवम को निकालते हैं, तो दूसरे सप्ताह वाले को, क्योंकि ये हाईली प्रेडिक्टेबल होता है। इस ओवम को निकालने के बाद एक टेस्ट ट्यूब होती है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है, फिर वहाँ पे मेल के स्पर्म को लाके वहाँ पे डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और ओवम और स्पर्म का मिल जाना, उनसे मिलने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन। और निषेचन के एक दिन बाद वो क्या बन जाता है, धीरे धीरे जाइगोट। और जब जाइगोट हो जाएगा सर्वाइव करने लायक, जिंदा रहने लायक, तो उस जाइगोट को क्या करते हैं, वेजाइना के रास्ते लाके कहाँ रख दिया जाता है, यूटेरस में। और वही जाइगोटवा धीरे धीरे बड़ा होके क्या बन जाता है, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय का मतलब होता है भ्रूण। और फिर जब तक वो पैदा नहीं होता बाहर, तब तक वो क्या रहेगा, भ्रूण। और जैसे ही पैदा हो गया वैसे क्या हो जाएगा, बेबी। जब तक ससुरा पैदा नहीं होगा तब तक वो क्या रहेगा, भ्रूण। और जैसे ही पैदा हो गया वो क्या हो जाएगा, बेबी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इतना एकदम बढ़िया से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नसबंदी 2 तरीके की होती है, एक होती है पुरुष में, एक होती है महिला में। तो पुरुष वाले को हम लोग बोलते हैं वेस्कोटॉमी। वेस्कोटॉमी के बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। अभी हम फीमेल वाला देखते हैं। तो फीमेल में भी 2 तरीके की फीमेल में भी 2 तरीके की नसबंदी होती है। फीमेल की नसबंदी को हम लोग नलबंदी कहते हैं। नलबंदी में होता क्या है, जो ये फॉलोपियन ट्यूब होती है, इस फॉलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, ताकि जो यूटेरस है उसका संपर्क किससे टूट जाए, ओवम के साथ। अब अगर ये अंडवा बनाएगा भी तो यहाँ से स्पर्म ले जाने वाला काम कौन करेगा, यही तो करता था फॉलोपियन ट्यूब। और फॉलोपियन ट्यूब को काट दिया गया, तब अंडा और शुक्राणु आपस में मिल ही नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी ही नहीं। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे, महिलाओं में फॉलोपियन ट्यूब को काट देना ही क्या कहलाता है, नलबंदी। और एक और होता है जिसमें पूरा का पूरा यूटेरस को ही काट के बाहर निकाल दिया जाता है। वैसी कंडीशन कब हो सकती है, जब यूटेरस में कोई समस्या हो, गर्भाशय में कोई दिक्कत हो रही है, तब पूरा का पूरा यूटेरस क्या करते हैं, हम काट के निकाल देते हैं। उसे बोलते हैं हिस्टोटॉमी। हिस्टोटॉमी में क्या होता है, पूरा का पूरा गर्भाशय ही काट के निकाल दिया जाता है। अब गर्भाशय ही निकाल दिया गया तो सुरव जो है गर्भ धारण करने वाली कोई बातें नहीं होती है, फिर वो महिला किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है।
उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप वीडियो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, और थोड़े बहुत अभी इसके टॉपिक और बचे रह गए हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।